हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में, यानी कि जो सस्य विज्ञान की जो आपकी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें आ जाती है आपकी कवर क्रॉप क्या होती है, इन्वेंटिंग क्रॉप क्या होती है, कैच क्रॉप क्या होती है, ट्रैप क्रॉप क्या होती है, ऐसे ही रिलेटेड टर्म के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यानी कि फर्स्ट इज कैश क्रॉप। यानी कि कैश क्रॉप क्या होती है, नगदी फसलें आपकी होती क्या है। यानी कि जो फसल नगदी फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें फार्मर हार्वेस्ट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार तो रख लेता है। बाकी जितनी भी ईल्ड बचती है, यानी कि जितनी भी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के बाद जितनी भी ईल्ड बचती है उसको वो डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देता है। और उसके बाद सेल करने बाद जो उसको क्या मिलता है, पैसा, यानी कि क्या मिलता है, कैश। इसीलिए ऐसी फसलों को हम लोग क्या कह देते हैं, कैश क्रॉप बोल देते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं आपकी, कपास, गन्ना, आलू, कपास, गन्ना, आलू, मूंगफली, ये सारी फसलें आपकी कैश क्रॉप के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, इन फसलों को उगाकर मनुष्य थोड़ा भाग अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेता है। यानी कि मनुष्य को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो रख लेगा, शेष बचा हुआ भाग बाजार में बेच देता है। इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य कृषक को आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है, यानी कि किसान को आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। नगदी फसलों के अंतर्गत टोबैको, कपास, आलू, मूंगफली, गन्ना आदि आती हैं। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप है कैच क्रॉप। यानी कि कैच 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 क्रॉप को हम लोग बोल देते हैं इमरजेंसी क्रॉप। यानी कि कैच क्रॉप वे क्रॉप होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, यानी कि कम अवधि की होती है, यानी कि जो अपना कम अवधि में जीवन चक्र पूरा कर लेती हो। पहली चीज ये समझना। फिर कैच क्रॉप को हम लोग बोते क्यों है, यानी कि जब आपकी मेन क्रॉप यानी कि किसी कारणवश खराब हो जाए, या फिर दो दो सीजन के बीच आपका कुछ टाइम बच रहा है उनके बीच हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मेन क्रॉप आपकी किसी भी कारणवश खराब हो, यानी कि किसी इंसेक्ट डिजीज या फिर सॉयल, यानी कि आपका इरिगेशन वगैरह नहीं हुआ तो आपकी मेन क्रॉप खराब हो गई, तो सीजन का तो टाइम बचेगा, तो उसी अवधि में यानी कि कोई शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप को हम लोग बो देते हैं। उससे अपने का थोड़ा बहुत, यानी कि जो आपका लॉस हुआ है जोखिम उसका थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैच क्रॉप बोल देते हैं। या फिर ऐसी फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे जैसा कह रहा है कि ऐसे छोटे जीवन काल वाली, यानी कि ये ऐसी फसलें जिनका ड्यूरेशन क्या हो, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें हो, जिनको दो मुख्य फसल के अंतराल में, यानी कि जो दो मुख्य फसल यानी कि दो सीजन के अंतराल में हम लोग बो सकते हैं अगर टाइम बच रहा है। नहीं तो जब आपकी मुख्य फसल नष्ट हो जाए, यानी कि जब आपकी मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उसके जोखिम को कम करने के लिए हम लोग जो फसल लगा रहे हैं ऐसी फसलों को हम लोग क्या कह देते हैं, कैच क्रॉप कह देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल इसमें आ जाता है लोबिया, चना, प्याज, बाजरा, ये आपकी जो फसलें आती हैं कैच क्रॉप के अंतर्गत आ जाती है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शिकारी क्रॉप्स। यानी कि शिकारी फसलें क्या होती हैं, स्मूदर क्रॉप क्या होती हैं। तो स्मूदर क्रॉप, जैसे कि आप टर्म से ही समझ रहे होंगे, शिकारी फसलें यानी कि वे फसलें जो अपनी वनस्पतिक ग्रोथ किससे, खरपतवारों से तेज कर लेती हूँ। यानी कि जिसमें आपका वेजिटेटिव ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है, यानी कि पत्तियां वगैरह ज्यादा निकल रही है। जब वो जल्दी कर लेंगी, किसकी अपेक्षा, खरपतवारों की अपेक्षा जब ग्रोथ वो जल्दी कर लेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि खरपतवार आपके ढक जाएंगे, उनसे, उन फसलों से ढक जाएंगे कि नहीं ढक जाएंगे, ढक जाएंगे। तो क्या जो खरपतवार हैं उनको सनलाइट मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। क्या उनको हवा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, जिनके कारण आपकी खरपतवारों की ग्रोथ कम हो रहेगी और शायद आपके खरपतवार नष्ट हो जाए, और जिससे आपका प्रोडक्शन, यानी कि जो आपकी मेन क्रॉप है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही कह रहा है कि शिकारी फसलें वे फसल के पौधे हैं जो भारी कल्ले निकलने या शाखाओं के बटनों के साथ तेजी बढ़ने में होते हैं, यानी कि तेजी से बढ़ेंगे। ओके, के कारण विकसित अपने घने पत्तों के माध्यम से घुटन, यानी कि जो हवा की गति को कम कर देते हैं, और अस्पष्टता, आकस्मिक विकिरण यानी कि जो सनलाइट है
को प्रदान करके खरपतवारों की वृद्धि को दबाने के लिए सक्षम। अब इसमें आपकी फसल कौन कौन सी आ रही, जौ होती है, सरसों होती है, लोबिया, यानी कि स्मूदर क्रॉप के अंतर्गत, यानी कि जौ, सरसों, लोबिया, यानी कि जो इसमें जो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ जल्दी हो रही है और साथ साथ इसमें कल्ले पत्ते ज्यादा निकल रहे हैं, यानी कि जिसके कारण यानी कि कवर करे ले रहे हैं, और खरपतवारों को टाइमली यानी कि सनलाइट भी नहीं मिल पा रही है और ना ही हवा मिल पा रही है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं स्मूदर क्रॉप। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कवर क्रॉप्स, यानी कि कवर क्रॉप, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कवर का मतलब क्या होता है, देखते होंगे गाड़ी का कवर होता है, यानी कि चीजों को ढकने के लिए ऐसे कवर होते हैं ना, सबके अलग, फ्रिज का कवर, यानी कि उसको हम लोग ढकते हैं। ऐसे कवर क्रॉप्स यानी कि मृदा को ढकने के लिए जो भी फसलें, जो ऐसी फसलें जो आपकी सॉइल को ढक दें, कवर कर दें। जब सॉइल आपकी कवर हो जाएगी तो क्या आपकी मृदा में इरोजन हो पाएगा, कोई भी इरोजन हो पाएगा, जैसे कि सॉइल इरोजन में मतलब वाटर, ना ही आपका एयर, दोनों इरोजन नहीं होंगे जब आपकी सॉइल कवर हो जाएगी। तो कवर क्रॉप्स का बोने का जो मेन एम होता है, मेन जरूरत है, वो आपकी वाटर इरोजन यानी कि जल कटाव को और हवा कटाव को कम करता है, यानी कि बिल्कुल होने ही नहीं देता है। ऐसी फसलों को हम लोग कह देते हैं कवर क्रॉप। यहाँ पे कह रहा है कि इस वर्ग के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जो भूमि को अधिक से अधिक वनस्पतिक आच्छादन प्राप्त करती हैं, यानी कि उसको कवर कर देती हैं सॉइल को, और मृदा को जल तथा वायु द्वारा होने वाले कटाव को रोकती हैं। इस इनके अंतर्गत, यानी कि इनके अंतर्गत कौन फसलें आएंगी, जैसे कि लोबिया आएगी, उड़द आएगी, मूंग आएगी, बरसीम आएगी, यानी कि ये फसलें क्या करेंगी, सॉइल को पूरा कवर कर लेती है। कवर करती है कि नहीं, उड़द करती है, लोबिया करती है, मूंग करती है, बरसीम करती है। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं कवर क्रॉप। जैसे कि आप पिक्चर में पीछे देखे पा रहे होंगे, जो बरसीम है आपका, बरसीम क्या कर रही है, पूरी सॉइल को आपका कवर किए ले रही है। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल दे रहे हैं कवर क्रॉप्स। ओके, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट आ गई ग्रीन मन्योर क्रॉप्स, हरी खाद वाली फसलें। यानी कि अब तो क्या होता है कि अपने खेतों में अब तो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, उर्वरक आ गए जब से। बट जब तक उर्वरक नहीं हुआ करते थे, तब आपके यहाँ खेती, आपके जो दादा हैं, पिताजी है, वो किनके द्वारा करते थे, यानी कि गोबर की खाद, या फिर आपके पिताजी दादाजी खेत में क्या मक्का के साथ क्या लगाते थे, ढैंचा बोते होंगे, सनई बोया करते थे, सनई यानी कि जिससे सेठा सेठा बनता है, इन सबको बोया करते थे। तो हरी खाद का जो बोने का मेन उद्देश्य है, यानी कि आपकी मृदा के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, सॉइल के अंदर एरिएशन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके न्यूट्रिएंट भी बढ़ेंगे। मेन उद्देश्य आपका ये रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि खेतों में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि के लिए फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में पलटवा देना, यानी कि हरी अवस्था यानी कि जब आपकी 60 से 70 दिन की क्रॉप हो जाती है, तो उसको खेत में ही पलटवा देना, जुतवा देना, जिससे वो धीरे धीरे उसी में डिकम्पोज हो जाएगी और साथ ही साथ आपका मिल जाएगी, मिला दिया जाता है। इन फसलों को हरी खाद कहते हैं। अब इनके अंदर क्या आएगा, क्या सनई आएगा, ढैंचा आएगा, लोबिया आएगा, मूंग आता है, उड़द आता है। ऐसी फसलें आपकी क्या कहलाती हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज हम लोग बात करेंगे अब गार्ड क्रॉप के बारे में। गार्ड यानी कि आप लोगों को नाम से ही ऐसा लग रहा होगा, गार्ड यानी कि गार्ड जो होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके बाहर हमेशा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड, कोई ऑफिस वगैरह होता है तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं कि बाहर से जो लोग वगैरह आते हैं उनसे मतलब पूछते हैं क्या है, तब जब उससे रिलेटेड हो गए तब वो अंदर जाने देते हैं बिल्डिंग से, नहीं तो वो बाहर से ही भगा देते हैं। ऐसे गार्ड फसलें होती हैं, मतलब वो क्या करते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, मनुष्य वगैरह होते हैं, उनको रोकने वगैरह के लिए मतलब फसलें चारों तरफ खेत के लगा दी जाती हैं। ऐसी फसलों को मतलब जो नुकसान ना पहुंचा सके, मतलब मेन क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाएं, और जो गार्ड क्रॉप होती हैं उनका काम यही होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, जब पशुओं अथवा मनुष्यों से बचाने के उद्देश्य से मुख्य फसल के चारों ओर उगाई जाने वाली फसलों को रक्षक फसलें कहते हैं। यानी कि मेन क्रॉप्स के चारों ओर एक ऐसी फसल लगा दी जाती है
जो मेन क्रॉप्स को बचाती है। तो ऐसी फसल को हम लोग गार्ड क्रॉप कह देते हैं। अथवा मक्का की फसल के चारों ओर अरंडी, यानी कि जो रिसनस कम्युनिस होता है, वो मकई के चारों तरफ खेत के लगा दी जाएगी, तो आपकी मक्का का खेत सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो मक्का है आपका मेन क्रॉप्स है और अरंडी आपका गार्ड क्रॉप के रूप में काम कर रहा है। अरंडी की फसल तथा चने एवं मटर की चारों तरफ कुसुम की खेती यानी कि सैफफ्लावर की खेती कर दी जाती है, जिसके कारण आपका चना और मटर की खेती बच जाती है, फसल उगाई जाती है। इस प्रकार अरंडी तथा कुसुम की फसलें रक्षक फसलें कहलाती हैं। यानी कि रक्षक फसलों में एग्जाम्पल में आपका आ जाता है अरंडी, और साथ ही साथ आ जाएगा आपका सैफफ्लावर यानी कि कुसुम की खेती आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है रीस्टोरेटिव यानी कि पुनर्स्थानात्मक फसलें। यानी कि रीस्टोरेटिव का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, रीस्टोर यानी कि दोबारा से रीस्टोर करना। जैसे कि रीस्टोर का मतलब एक तरीके से मान लो कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी को दोबारा से स्टोर करना। जैसे कि इसके अंतर्गत आपकी आ जाती है अधिकतर पल्सेस क्रॉप। पल्सेस क्रॉप का क्या होता है कि पल्सेस क्रॉप को हम लोग सॉइल में बोते हैं, बोने के बाद उनका जो मेन काम हो रहा है मतलब प्रोडक्शन तो करेंगे, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। यानी कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती कैसे करती हैं, यानी कि जो आपकी पल्सेस क्रॉप होती हैं, एक्सेप्शन में आपका केवल राजमा को छोड़ के बाकी जितनी भी पल्सेस क्रॉप हैं उनमें नोडल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, और गांठों के अंदर आपकी बैक्टीरिया पाई जाती है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का जो वर्क होता है वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, यानी कि सॉइल में लाकर के फिक्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो आगे आने वाली क्रॉप को मतलब वो लोग दे जाती है। इसीलिए ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं रीस्टोरेटिव क्रॉप्स। ओके, ऐसी फसलें मृदा संवर्धन या पुनर्स्थापन या सुधार के साथ साथ अच्छा फसल उत्पादन भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए फली वाली फसलें यानी कि चना, मटर, अरहर, जो भी मतलब आपकी पल्सेस क्रॉप हो गए, मूंगफली हो गई, यानी कि वो क्रॉप आपकी क्या कहलाएंगी, रीस्टोरेटिव क्रॉप्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज दाई यानी कि दाई फसलें या फिर नर्स। अब जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में नर्स होती है, वो क्या पेशेंट की हेल्प ही करती हैं, तो ये भी जो फसलें होंगी वो आपकी जो आपकी अदर क्रॉप्स होंगी उसकी मदद ही तो करेंगी, यानी कि उसकी मदद ही करेंगी। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, यह वह फसलें होती हैं जो अपने पास उग रही दूसरी फसलों को सपोर्ट प्रदान करती हैं, पौधों को वृद्धि में सहायता प्रदान करती हैं। इसमें दाई फसलें दूसरी फसल के पौधों को छाया और ऊपर चढ़ने के लिए सहारे का काम करती हैं, जैसे मटर में राई, लोबिया में ज्वार और आदि। इनमें राई और ज्वार दाई फसलें हैं। यानी कि जो आपकी लोबिया है, लोबिया क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और जबकि ज्वार क्या करता है, ज्वार उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। ज्वार क्या करा रहा है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसको ऊपर चढ़ने में मदद प्रोवाइड कराता है। तो इसको क्या कह दे रहे हैं, जो आपका ज्वार है, मतलब जो ज्वार है वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से नर्स क्रॉप के रूप में आपका लोबिया के लिए काम कर रहा है। समझ में आया आप सभी को? ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीमेंटरिंग क्रॉप। कंप्लीमेंटरिंग क्रॉप, पूरक फसलें किन्हें कहते हैं, पूरक कंप्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ रहना, ऐसी फसलों को क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। यानी कि जैसे ज्वार और लोबिया का इसमें एग्जांपल सबसे अच्छा है। जैसे कि इसमें एक खेत में आपका इंटरक्रॉपिंग के रूप में ज्वार और लोबिया को बोया गया है। एक ही खेत में आपके ज्वार और लोबिया को इंटरक्रॉपिंग के रूप में बोया गया है। लोबिया जो है आपका पल्स क्रॉप के रूप के अंतर्गत आती है, यानी कि जब वो पल्स क्रॉप है तो क्या वह आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा? जी हाँ, करेगा वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जब वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो वो नाइट्रोजन किसको मिल जाएगी, किसको मिलेगी, ज्वार को मिलेगी। और लोबिया को चढ़ने के लिए मतलब उसको बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो वो सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा, वो सपोर्ट आपका प्रोवाइड करेगा ज्वार। तो यानी कि ये दोनों फसलें एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं,
कर रही हैं। तो ऐसी फसलें जो एक दूसरे फसलों की मदद करते हैं, तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोल देते हैं? पूरक फसलें बोल देते हैं। यहाँ पे एक वही कह रहा है कि वे फसलें जो इंटर फसल यानी कि इंटर क्रॉप की पद्धति में उगाने पर कुल उपज में वृद्धि हो जाती है, जैसे ज्वार और लोबिया। इस पद्धति में ज्वार की फसल को नाइट्रोजन की आपूर्ति मिलती है, जबकि लोबिया को ज्वार से सहायता मतलब एक सपोर्ट मिल जाता है, चढ़ने के लिए सपोर्ट मिल जाती है। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया है डिटर्मिनेट प्लांट, और इसका अपोजिट होता है एक है इनडिटर्मिनेट प्लांट। डिटर्मिनेट प्लांट क्या होते हैं और इनडिटर्मिनेट प्लांट? ओके, डिटर्मिनेट पहले हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेट प्लांट के बारे में। इसको हिंदी में बोल देते हैं निर्धारित वृद्धि वाले पौधे, डिटर्मिनेट प्लांट। ओके, अब आपको सुनना है डिटर्मिनेट प्लांट का एग्जांपल सबसे अच्छा गेहूं ही देखे होंगे, धान देखे होंगे। यानी कि गेहूं और धान जो है आपका सबसे पहले क्या 60 60 या 70 दिन तक क्या करता है? आपका वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी कि वनस्पतिक ग्रोथ करता है। यानी कि आप लोगों की कमर तक जब तक गेहूं और धान नहीं आ जाता, क्या उसमें बाली वगैरह निकलना प्रारंभ होता है? नहीं। यानी कि ऐसी फसलें जो सबसे पहले जब तक उनमें वेजिटेटिव यानी कि वनस्पतिक ग्रोथ नहीं कंप्लीट होती है, तब तक वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं करती हैं। यानी कि ऐसी फसलें जिनमें जब तक वनस्पतिक ग्रोथ नहीं कंप्लीट होती हैं, वनस्पतिक ग्रोथ नहीं पूरा कर पाती हैं, तब तक उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होती है। ऐसी फसलों को हम लोग कह देते हैं डिटर्मिनेट प्लांट। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है गेहूं, धान, ये आपके डिटर्मिनेट के प्लांट आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गेहूं का पौधा जब आपका 60 दिन का हो जाता है, उसके बाद ही उसमें 60 से 70 दिन का हो जाता है, उसके बाद ही उसमें मतलब आपको बाली वगैरह देखने को मिलती होगी, देखा होगा आप लोगों ने। यानी कि पहले गेहूं का प्लांट आपका वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा करता है, वनस्पतिक ग्रोथ अपनी पूरी करता है, उसके बाद ही उसमें आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होती है। जबकि इनडिटर्मिनेट प्लांट्स में क्या होता है आपका? इनडिटर्मिनेट प्लांट्स में आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ ही साथ आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चलती रहती है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने देखा होगा सरसों का खेत, सरसों का खेत देखा होगा। सरसों में समथिंग 30 दिन बाद यानी कि फ्लावर्स वगैरह, यानी कि पौधा छोटे पर से जब आपका पौधा छोटा होता है, पौधे की हाइट भी बढ़ती जाती है और साथ ही साथ उसमें फ्लावरिंग यानी कि सिल्कुआ यानी कि उसमें दाने वगैरह भी बनते जाते हैं, देखा होगा। यानी कि जो सरसों का पौधा है उसमें आपके दाने वगैरह यानी पौधा जितना धीरे धीरे बड़ा होगा उसमें उतने फूल आएंगे और मतलब बालियां वगैरह भी बनती जाती होंगी। टमाटर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। टमाटर के पौधे में क्या होता है कि टमाटर का पौधा साथ ही साथ मतलब उसमें फ्लावरिंग भी होगी और वो लंबाई भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ उसमें फ्रूटिंग भी होगी। तो ऐसी मतलब ग्रोथ को क्या कह देंगे हम लोग? इनडिटर्मिनेट प्लांट्स कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन पौधों में वनस्पतिक और प्रजनन चरण एक साथ चलते हैं, यानी कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे कि भिंडी, टमाटर, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें निर्धारित और अनिश्चित के साथ साथ अर्ध निर्धारित प्रकार की फसल है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जॉस्टिव क्रॉप के बारे में, यानी कि एग्जॉस्टिव फसलें होती क्या हैं। जैसे कि आपको टर्म से ही लग रहा होगा कि एग्जॉस्टिव क्रॉप यानी कि एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है। जैसे कि सभी के घरों में एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, सभी के घरों में मतलब जिनके यहाँ किचन वगैरह में एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट का क्या काम होता है? वो गर्म हवा को बाहर निकालता है, गर्म हवा को बाहर ही निकालता है। ऐसे ही कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हमारी सॉइल से न्यूट्रिएंट को ज्यादा मात्रा में लेती हैं और सॉइल को बंजर बना देती हैं, यानी कि वो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट लेती हैं और सॉइल को बंजर बना देती हैं। तो ऐसी फसलों को एग्जॉस्ट कहते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप कह देते हैं। जैसे कि इसमें आपका टोबैको आ जाती है और अनाज वाली फसलें आ जाती हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ज्यादा लेती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी फसलें जो मृदा में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, यानी कि जो मृदा से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं और मृदा से पोषक तत्वों को बहुत अधिक मात्रा को कम कर देती हैं।
या हम कह सकते हैं कि ऐसी फसलें उगाने के बाद खेत की उर्वरता को कम कर देती हैं, जैसे ज्वार, तमाकू, बाजरा, तिल, बैंगन या फिर टोपियोका आदि। समझ में आया आप लोगों को? यानी कि ऐसी फसलें जिनको हम लोग बोने के बाद सॉइल की यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की, तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज फाउलिंग क्रॉप। यानी कि फाउलिंग क्रॉप्स क्या होती हैं? यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी फसलें जिनकी अंतरा सस्यन प्रक्रियाएं खरपतवारों के संक्रमण को फैलने देती हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनमें मतलब खरपतवारों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि इसमें एग्जांपल सबसे अच्छा आ जाता है आपका है डायरेक्ट सीडेड राइस। जब हम लोग डायरेक्ट सीडेड राइस की खेती करते हैं, अपने इधर यूपी वगैरह में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू आपका राइस की खेती की जाती है, यानी कि ट्रांसप्लेवा वगैरह करके आराम से, तब मतलब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बट कहीं कहीं पे आपका डायरेक्ट सीडेड राइस बोया जाता है। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऐसे छिड़क देते हैं, तो डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है कि आपका वीड वीड यानी कि खरपतवार का आपका डेंसिटी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ जाती है। जहां पे डायरेक्ट सीडेड राइस बोते हैं वहां पे आपकी खरपतवार की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, खरपतवार ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं फाउलिंग क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज साइलेज एंड सॉइलिंग क्रॉप। साइलेज एंड सॉइलिंग क्रॉप, पहले हम लोग समझते हैं साइलेज क्रॉप क्या होती हैं। तो साइलेज क्रॉप वे फसलें होती हैं जिनको हम लोग हरे रसीले चारे को काट के और उनको सुखाने के बाद फिर हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। यानी कि उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग उनको काट रहे हैं, फिर उनको हम लोग बंडल वगैरह साइलेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको हम लोग काटते हैं और काटने के बाद जस्ट उनको मतलब बंडल बना करके एनारोबिक कंडीशन में रख देते हैं, जिससे आपका चारा ऐसे ही सुरक्षित रखा जाता है। और इन फ्यूचर जब हमारे पास चारे की कमी हो जाती है तब हम लोग वही साइलेज को यूज कर लेते हैं। जबकि सॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिनके यहाँ भैंस गाय वगैरह होगे, जिनके पिताजी वगैरह ने बरसीम जौ वगैरह बोया होगा, तो वो क्या करते हैं, खेत जाते हैं, बरसीम लेके आते हैं और उसको मशीन में लगाते हैं, डायरेक्ट काट के जानवर को खिला देते हैं, मतलब उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो ऐसी फसलों को हम लोग कह देते हैं सॉइलिंग, और यानी कि जिनको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइलेज क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे जैसा कह रहा है कि ऐसी फसलें जो हरी और रसेली अवस्था में काटी जाती हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनको हरी अवस्था में हम लोग काट रहे हैं, फिर और भविष्य के चारों के लिए प्रयोग के लिए अवस्था में सुरक्षित करके रखी जाती साइलेज फसलें कहलाती हैं। ओके, इसमें बरसीम और आपका मक्का आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे की बार क्या हुआ था कि मक्का का खेत जैसे खड़ा हुआ, उसमें दाने वगैरह हल्के हल्के बने, तो मशीन आई थी, डायरेक्ट ही मतलब उस चारे को काट रही थी, चारे का तुरंत ही वो मतलब एक साइड से बंडल निकल रहा था, वो चारा बाहर जा रहा था, पंजाब वगैरह जा रहा था। तो मतलब पंजाब में क्या थोड़ा चारा की कमी है, तो वहां पे क्या कर रहे थे कि वो जब वहां पे फ्यूचर में जब चारा आपका खत्म हो जाएगा, तो वहां पे उन मतलब गट्ठरों के द्वारा मतलब वैसा ही बिल्कुल आपको बिल्कुल हरा चारा मिलता है। तो ऐसी फसलों को हम लोग कह दे रहे हैं साइलेज क्रॉप। जबकि स्वाइलिंग में क्या होगा, आपका स्वाइलिंग में बरसीम मतलब बरसीम है, उसको डायरेक्ट खेत से लाए, तुरंत उसको मशीन के द्वारा काटा गया और तुरंत उसको जानवरों को खिला दिया गया, मतलब उसको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख रहे हैं जिनको, उसको बोलेंगे हम लोग स्वाइलिंग क्रॉप्स। और जिनको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके लिए रख रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे साइलेज क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, ट्रैप आकर्षित कर लेते हैं, मतलब ऐसी फसलें जो मेन क्रॉप को बचाने के लिए मेन क्रॉप के चारों तरफ लगा दी जाती हैं, जिससे इंसेक्ट मतलब वो ट्रैप क्रॉप जो होती है इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और मेन क्रॉप बच जाती है, कीड़ों से मेन क्रॉप बच जाती है। ऐसी फसलों को हम लोग ट्रैप क्रॉप कह देते हैं। जैसे कि फसल को कीट पतंगों से बचाने के उद्देश्य से मुख्य फसल के चारों ओर अथवा किनारे पे दूसरी फसल उगाई जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुख्य फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर मुख्य फसल को कीट पतंगों के प्रकोप से बचा लेती है। जैसे कपास के चारों ओर गुलाबी कीट के प्रकोप से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ भिंडी की फसल उगाते हैं। यानी कि ट्रैप का मतलब हो रहा है
मतलब जो ट्रैप क्रॉप होती है उसमें क्या होता है, मेन क्रॉप को बचाने के लिए एक दूसरी फसल खेत के चारों तरफ लगा देते हैं। जैसे कि कपास की क्रॉप आपकी इसमें हो गई मेन क्रॉप, और ट्रैप क्रॉप के रूप में हम लोगों ने उगा दिया भिंडी को। तो जो इंसेक्ट वगैरह थे, जैसे कि गुलाबी कीट सुंडी कीट जो है आपका कॉटन का, वो डायरेक्ट इंपैक्ट जो असर करेगा वो आपका भिंडी पे करेगा, और आपकी जो कॉटन की फसल है वो आपकी बच जाएगी। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं ट्रैप क्रॉप। ओके, नेक्स्ट है आपकी मल्च क्रॉप क्या होती है। मल्चिंग तो आप लोग सुने होंगे। मल्चिंग हम लोग क्यों करते हैं, मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए करते हैं, या फिर वीड वगैरह की ग्रोथ, यानी कि वीड वगैरह ना फील्ड में जमे उसके लिए कर देते हैं। मेनली तो हम लोग मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ही मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो मल्च क्रॉप क्या होती है, यानी कि मल्च क्रॉप क्या होती है, जैसे कि वो सॉइल को ढक दे, जिससे आपका क्या सॉइल में मॉइस्चर यानी कि नमी वगैरह कंजर्व करके रख सके। यहाँ पे पलवार फसलें भूमि में नमी बनाए रखने के उद्देश्य के लिए उगाई जाती। मल्चिंग मेन मैंने आपको क्या बताया था, मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। वे फसलें जो आपकी सॉइल में मॉइस्चर को कंजर्व करके रख सके, ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं मल्चिंग क्रॉप्स। इन फसलों में मोटा अथवा अधिक परत वाला आच्छादन होता है, जैसे कि लोबिया ग्वार। ओके, यानी कि मोटा परत वाला होगा जो आपका मल्च होना चाहिए, जिसके कारण आपका क्या होगा कि सॉइल में मॉइस्चर यानी कि नमी भी कंजर्व रहेगी, और आपके वीड वगैरह की ग्रोथ यानी कि नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज ट्रैप क्रॉप क्या होती है। ट्रैप क्रॉप यानी कि क्या है, वे फसलें, सॉरी, ट्रक क्रॉप्स। ट्रक क्रॉप्स क्या है, वे फसलें होती हैं जिन्हें ताजे रूप में अधिक भार के कारण बाजार में बेचा जाता है, वह ट्रक फसलें कहलाती हैं। जैसे कि बैंगन, बरसीम, टमाटर, मूली, पालक, यानी कि वे फसलें जिनको मतलब ताजे होने के कारण और ज्यादा मात्रा होने के कारण उनको बाजार में तुरंत सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं ट्रक क्रॉप्स। यानी कि इसमें आपका आ जाता है बैंगन, टमाटर, मूली, पालक आदि। ओके, नेक्स्ट इज एगमेंटिंग क्रॉप्स। एगमेंटिंग क्रॉप्स का सबसे अच्छा उदाहरण अपना बरसीम ही है। यानी कि जिन लोगों के यहाँ बरसीम बोई जाती होगी, तो उनके पिताजी बरसीम के साथ जापानीज मस्टर्ड को भी बोते होंगे, यानी कि सरसों वगैरह को भी हल्का हल्का डालते हैं। तो उसका मेन उद्देश्य जो डालने का है कि जब हम लोग बरसीम की पहली कटिंग लेने जाते हैं, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि बरसीम कम मात्रा में ग्रोथ करती है। क्यों, क्योंकि बरसीम को हम लोग जितना काटते हैं वो उतने ही किले लेती है। तो पहली कटिंग में ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा उत्पादन हो, इसीलिए हम लोग उसमें जापानीज मस्टर्ड को मिला देते हैं, और ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोल देते हैं, एगुमेंटिंग क्रॉप कह देते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये वे फसलें हैं जो चारा वाली फसलों की पहली कटाई में उपज को कम प्राप्त होने के कारण इनको मिलाकर बुआई करने पर अधिक उपज प्राप्त हो जाती है। यानी कि इनको मिलाएंगे तो अधिक उपज प्राप्त हो जाएगी। बरसीम की पहली फसल के साथ बरसीम की फसल के साथ जापानीज राइस तथा चाइनीज रेप को मिलाकर बुआई करने पर पहली कटाई में अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग बरसीम की कटाई करते तो कटिंग करते हैं, तो उसमें बरसीम की क्वांटिटी कमी रहती है, जो जापानीज राई होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। और सेकेंड में क्या धीरे धीरे उसमें मतलब वो किले लेने लगती है, जिसके कारण उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ओके, समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स। यानी कि स्टिमुलेटिंग यानी कि उत्तेजक फसलें। उत्तेजक फसलें ये वे फसलें होती है जिनका प्रयोग करने से मनुष्यों में थकान या फिर अथवा समाप्त हो जाती है, यानी कि मनुष्यों के अंदर उत्तेजना आ जाती है। ऐसी फसलों में आपका आ जाता है चाय, कॉफी, यानी कि मनुष्यों के अंदर जब उत्तेजना आ जाए तो ऐसी फसलों को कह देते हैं हम लोग हैं स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, यानी कि उत्तेजक फसलें। ओके, रैटून क्रॉप्स। रैटून क्रॉप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है गन्ने की फसल। गन्ने की फसल, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जौ, और आ जाता है आपका बरसीम। यानी कि पहली कटिंग मतलब पहली बार हम लोगों ने फसल को ले लिया, उसके बाद जड़ों के द्वारा जब आपका दोबारा ग्रोथ होने लगता है, तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं रैटून क्रॉप। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि बहुवर्षीय अथवा कई कटाई वाली फसलें जिनकी कटाई के पश्चात जड़ों से पौधों की पुनर्वृद्धि होकर के पुनः नई फसल बन जाती है, जिसे पेड़ी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गन्ना, बरसीम, ज्वार, जई आदि। यानी कि जैसे कि गन्ना, पहली बार गन्ना किसान अपने खेत में बोता है, तो कटिंग लगाता है, स्टेम कटिंग लगाता है।
यानी कि जब वो पहली बार मतलब पहली फसल ले लिया, उसके बाद क्या दोबारा बोता है? नहीं बोता है। यानी कि कटिंग करने के बाद छोड़ देता है धीरे से, मतलब उसकी जड़ों से फिर दोबारा किल्ले नए निकल आते हैं। रैटून यानी कि उसकी पेड़ी तो लेता है, पेड़ी से ही दोबारा फिर फसल को लेता है। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोल देते हैं? रैटून क्रॉप कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, यानी कि रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें वे होती हैं जिनसे हमारा मेन उद्देश्य, मेन एम है क्या प्राप्त करना? रेशा प्राप्त करना होता है, जिनसे हमें रेशा मतलब मिले। ऐसी फसलों को हम लोग क्या कह देते हैं? रेशे वाली फसलें। इसमें आपका कपास, कपास से अपने को रेशा मिलता है, सनई से रेशा मिलता है, और आपका ढैंचा से। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? कंपटेटिव क्रॉस। कंपटेटिव जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कंपटीशन, यानी कि दो फसलें जब हम लोग इंटरक्रॉपिंग, यानी कि ऐसी कोई दो फसलें, यानी कि जैसे सीरियल्स, सीरियल्स की कोई दो फसलें हम लोग आपस में एक ही खेत में मतलब एक ही सीजन में बो देते हैं, तो उनके अंतर मतलब दोनों में क्या कंपटीशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों को न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या कह देते हैं? कंपटेटिव क्रॉप्स कह देते हैं। जैसे कि इसमें वे फसलें जिनमें आपस में अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण इंटरक्रॉप फसल पद्धति के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। जैसे कि धान्य, यानी कि मक्का, गेहूं, धान, गेहूं, ये एक साथ नहीं बोने वाली है। तो सीरियल्स क्रॉप को हम लोग अगर एक साथ बो देंगे, क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट की अधिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर इनको एक साथ एक सीजन में और इंटरक्रॉप के रूप में बो देंगे तो फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। यानी कि उन फसलों में क्या हो जाएगा? आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसी फसलों को हम लोग बोल देते हैं कंपटेटिव क्रॉप्स। ओके, तो दोस्तों आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।